नमस्ते। आज हम पादपों में लैंगिक जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा यानी दो जनकों की आवश्यकता हमें होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके अंदर विभिन्नताएं भी पाई जाती है। उच्च कोटि का जनन होता है, उच्च कुल के पादपों में ये पाया जाता है। तो लैंगिक जनन में हम सबसे पहले बात करते हैं पादप। एक पौधा जो होता है उसके दो भाग होते हैं, कायिक भाग और जानक भाग। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कायिक भाग में क्या क्या आता है, जड़, तना, पत्ती, और जनन भाग में आता है पुष्प और उसके बाद की संरचनाएं। तो जनन जब लैंगिक बात करते तो हम पहले जनन अंगों की बात करते हैं। एक पौधे के अंदर जो जनन अंग होता है वो होता है उसका फूल। तो फूल के अंदर हम अगर उसके फूल की स्ट्रक्चर की बात करें, फूल की संरचना की बात करें, तो सबसे बाहरी हरे रंग की चक्र होता है। इस हरे रंग के चक्र को हम बोलते हैं बाह्य। इसके बाद इसका कार्य क्या होता है, जब कली अवस्था में पुष्प होता है तो उसकी सुरक्षा करना। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनमें हमेशा बाहेदर रहते हैं, जैसे बैंगन में, टमाटर में हरे रंग के जो बाहेदर पाए जाते हैं। बाकी नहीं तो ये बाहेदर जो होता है निषेचन के बाद झड़ जाते हैं। इसके बाद आता है दल। दल का मतलब होता है पंखुड़ियां। जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती हैं और उनमें खुशबू भी पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य होता है कीट पतंगों को और छोटी छोटी चिड़ियाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि वो परागण में उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद ये जो बाह्य दल और जो दल है वो बाह्य चक्र के अंदर आते हैं और ये जो होते हैं निषेचन के बाद झड़ जाते हैं। इसके बाद जो आंतरिक चक्र होता है जिसमें कि मुख्यतः जनन अंग पाए जाते हैं, वो आंतरिक चक्र कहलाता है। नर जनन अंगों वाला पुंकेसर और स्त्री जनन के लिए स्त्री केसर। अब पुंकेसर जो होते हैं वो गोले में होते हैं, चारों ओर चक्रों में होते हैं पुंकेसर, और कई होते हैं एक पौधे पुष्प में। स्त्री केसर जो होता है मुख्यतः एक ही होता है, एक पुष्प में मुख्यतः। तो पुंकेसर की संरचना के बारे में बात करें हैं, तो पुंकेसर की संरचना में ये जो है पुंकेसर एक, इसमें दो प्रकार के होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है परागकोश और एक नीचे जो लंबी नली का संरचना है उसे कहते हैं पुतंतु। परागकोश जो होता है पुतंतु से जुड़े होते हैं। इसमें भी जो परागकोश है वो मेन संरचना है, क्योंकि इस परागकोश के अंदर परागण पाए जाते हैं। हल्के पीले से रंग के होते हैं परागण और ये अनगिनत परागण इसके अंदर पाए जाते हैं, परागकण पाया जाता है। अब बात करते हैं स्त्री केसर की। तो जो स्त्री केसर होता है वो मुख्यतः एक ही होता है। इसकी इस प्रकार की संरचना होती है। इसके ऊपरी भाग को जो तश्तीनुमा भाग होता है, चपटा भाग होता है और लसलसा भाग होता है, चिपचिपा सा भाग होता है, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये निषेचन में इसी के ऊपर परागकण बैठते हैं। इसके बाद वर्तिका, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है, और ये होता है सबसे नीचे भाग अंडाशय का भाग। तो ये पुष्प की संरचना हुई। अब बात करते हैं परागण की। तो परागण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। इससे पहले हम पुष्प में बोलते हैं, पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, जिनमें नर और नर या मादा जो जनन अंग से केवल एक ही जनन अंग पाया जाएगा वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, और जिनमें दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ज्यादातर पुष्प द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी में पपीता होता है। तो अब ये जो परागकोश है इसके अंदर जो परागकण है वो फैलेंगे और जाके कहाँ हो जाएंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर जाएंगे। तो इस आधार पर परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है जो नर जनन अंग है उसी पुष्प के स्त्री जनन अंग के ऊपर जाए, यानी परागकोश उसी पुष्प की वर्तिका पर जाके बैठ जाए, वो स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण, जो परागकोश है वो किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर जाके बैठे, वो परपरागण कहलाता है। अब परागण होता है, परागण कई प्रकार से होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, पशु पक्षियों के द्वारा होता है। वायु के द्वारा मतलब वायु में उड़ के चले जाएंगे, जल के द्वारा जल से बहकर परागण चले जाएंगे, पशु पक्षियों के द्वारा तो छोटी छोटी चींटियां, मधुमक्खी और छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं उनके द्वारा परागण
होता है। अब आते हैं हम परागण के बाद की प्रक्रिया के दौरान। तो अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन में परागण के बाद क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया वर्तिका, वर्तिका के अंदर वर्तिका और ये अंडाशय आ गया। अंडाशय में अंडा उत्पन्न होता है। अंडा जो होता है वो एक ही होता है, जबकि परागण में परागण जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा या पशु पक्षियों के द्वारा वो जो परागण होता है वो वर्तिका के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बहुत सारे परागण है ये वर्तिका के ऊपर जाके बैठते हैं। अब इन परागकणों से क्या होता है, जैसे ही वो वर्तिका के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, इनके अंदर से एक एक नलिका बननी प्रारंभ होगी सभी में से। और इसके नलिका के अंदर नर युग्मक या नर केंद्रक जो होता है वो चला जाता है। नर केंद्रक एन होता है, मतलब अगुणित होता है। अब जो पराग नलिका है, सबकी पराग नलिका बनेगी और ये पराग नलिका कहाँ तक पहुंचेगी, अंडाशय तक पहुंचेगी। अब एक ही पराग नलिका पहुंच पाती है अंडाशय तक, और अंडाशय तक पहुंचते ही उसका कवर बंद हो जाता है, मतलब अन्य नर युग्मक इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। अब नर युग्मक जब प्रवेश करेगा अंडाशय के अंदर, तो मादा अंड कोशिकाएं जो होती हैं वो नर युग्मक के साथ एक सहायक युग्मक, सहायक केंद्रक होगा नर केंद्रक के साथ। अंडाशय की कोशिकाएं जो होती हैं, उस अंड कोशिकाएं जो होती हैं वो इस नर युग्मक के साथ संलयन हो जाएगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होती है, अंड कोशिका और नर युग्मक में परागकण दोनों का जो संलयन होगा, इसको हम बोलते हैं निषेचन। निषेचन में युग्मनज का निर्माण होता है और 2n इसके अंदर कोशिकाएं हो जाती हैं। n इसकी और n इसकी, यानी कि द्विगुणित कोशिकाएं इसके अंदर हो जाती हैं। अब ये जो इसमें जो द्विबीजपत्री पादप है, इनमें मुख्य होता है दोहरा निषेचन होता है इनके अंदर। दोहरा निषेचन मतलब गुरुमुखी कोशिकाएं बीच में जो होता है ना, ये 3n कोशिकाएं बनती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती हैं ये। और जो मुख्य निषेचन हुआ, ये दोनों निषेचन होते हैं, तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब युग्मनज हुआ 2n, युग्मनज बनते ही इसके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है और अंडाशय जो होता है वो एक फल का निर्माण करता है। मतलब अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। और इस फल के अंदर जो युग्मनज होता है वो बीज का निर्माण करता है। तो फल हो गए और उसके बाद बीज हो गए और बाकी की सब चीजें झड़ जाती हैं। इसके आधार पर, इस लैंगिक जनन के आधार पर हम कुछ विशेषताएं दे सकते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है। सबसे ज्यादा तो विभिन्नताएं प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है अनुकूलताएं बढ़ती जाती हैं, विभिन्नताएं बढ़ती हैं। तो जो पादप होता है वो सरवाइव कर पाता है, इस आगे आने वाली जनरेशन में वो सरवाइव कर पाता है विभिन्न आपदाओं से। ये मुख्य लैंगिक जनन का बेनिफिट होता है।